मेहनती। ये कहानी है ठंड में मेहनती रजाई वाली। गोपालपुर नाम के गांव में गोपाल अपनी पत्नी सुधा और दो बच्चों के साथ रहता था। गोपाल रजाई बनाने की फैक्ट्री में काम करता था, जिससे उसके परिवार का खर्चा चलता था। ये लो, आज तुम सब लोगों के लिए एक एक रजाई दे रहा हूँ। तुम लोगों ने रजाई बनाने का काम बहुत अच्छा किया है, तो इस बार मेरा मुनाफा भी बहुत ही अच्छा हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। हम लोगों को तो वैसे भी रजाई की जरूरत ही थी। आपने मुफ्त में दे दी तो हमारी बहुत मदद हो गई। गोपाल रजाई लेकर अपने घर आता है और उसके बच्चे और पत्नी रजाई देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, आप रजाई लेकर आए हो, लेकिन आपके पास तो रजाई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो फिर रजाई कैसे लेकर आए? अरे मैं रजाई खरीद कर नहीं लाया, बल्कि मालिक ने मुफ्त में दी। इस बार उनका मुनाफा बहुत अच्छा हुआ, तो हम सब काम करने वालों को एक एक रजाई मुफ्त में दे दी। और ये एक रजाई बहुत बड़ी है, इसमें हम सब लोग आराम से सो सकते हैं। और ये बहुत गर्म भी है, इसीलिए किसी को कोई सर्दी नहीं लगेगी इसको ओढ़कर। सब लोग रजाई ओढ़कर सो जाते हैं और उन्हें उस रात सर्दी भी नहीं लगती। तभी अगले दिन सुधा गोपाल से कहती है, आपको पता है, पहले जब हम छोटे थे तो अपने पिताजी के साथ मिलकर रजाई बनवाने का काम करते थे। मुझे भी रजाई बनानी आती है। अगर आप मंजूरी दे तो मैं भी आपके साथ रजाई की फैक्ट्री में काम करने चलूं? नहीं नहीं सुधा, जब तक मैं काम कर रहा हूँ तुम काम के लिए परेशान मत हो। और वैसे भी तुम्हारे पास घर का पहले ही इतना काम होता है, इसके बाद तुम रजाई बनाने का काम भी करोगी तो बहुत थक जाओगी। गोपाल सुधा को ये बोलकर काम पर चला जाता है, लेकिन सुधा जानती थी कि घर में बहुत तंगी चल रही है, इसलिए उसके मन में यही बात चल रही थी कि वो रजाई बनाने का काम करना चाहती है। वो सब्जी लेने के लिए बाजार में जाती है, तो वहाँ से आते हुए उसे अपनी पड़ोसन के घर के बाहर ढेर सारे कपास के बंडल दिखाई देते हैं। अरे बहन, तुम्हारे घर के बाहर इतने सारे कपास के बंडल, तुमने कपास बेचने का काम शुरू किया है क्या? अरे नहीं बहन, तुम्हें तो पता ही है हमारे यहाँ कपास की खेती होती है, तो बहुत सारे कपास के बंडल मेरे पास आ जाते हैं, तो मैं इन्हें जानकारों को सस्ते दामों में बेच देती हूँ। अरे वाह, वैसे तो मुझे भी कपास की जरूरत है। क्या तुम मुझे ये कपास के बंडल बेच सकती हो? लेकिन मैं इसके पैसे तुम्हें कुछ दिन बाद दे पाऊंगी। अरे हाँ बहन, तुम्हें चाहिए तो ले लो, वैसे भी ये फालतू ही है, मेरे तो किसी काम नहीं आएंगे, तो तुम ही ले लो, पैसे बाद में दोगी तो भी चलेगा। सुधा अपनी पड़ोसन ललिता से खूब सारे कपास के बंडल ले आती है और उसके घर पर कुछ पुराने कपड़े पड़े थे, जिन्हें धोकर वो एक रजाई का कवर बनाती है और कपास को उसके अंदर भरकर उसकी सिलाई और थपाई करके रजाई बनाकर तैयार कर देती है। शाम को जब गोपाल घर आता है तो सुधा कहती है, आज आपके लिए एक सरप्राइज है जी, जल्दी से अंदर आइए। मेरे लिए सरप्राइज है? तब तो लगता है तुमने जरूर मेरे पसंद का खाना बनाया है। नहीं, पसंद का खाना तो नहीं बनाया, लेकिन कुछ और बनाया है, पर मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप उसे देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। सुधा गोपाल को अंदर लेकर जाती है तो कमरे में बहुत ही सुंदर सुंदर दो रजाई रखी हुई थी। अरे इतनी सुंदर रजाई, ये तुम कहाँ से लेकर आई? और तुम्हारे पास इतनी सुंदर रजाई खरीदने के पैसे कहाँ से आए? खा गई ना आप भी धोखा। क्या मतलब? अरे मतलब कि ये रजाई मैं कहीं से खरीद के नहीं लाई हूँ, बल्कि खुद बनाई है। ललिता बहन जी के पास कुछ कपास के बंडल थे और घर पर कुछ पुरानी रजाई के कवर, तो उन्हीं से मैंने ये रजाई बनाकर तैयार कर दी है। वाह सुधा, तुमने तो सचमुच में बहुत ही सुंदर रजाई बनाकर तैयार की है। इतनी सुंदर रजाई तो हम फैक्ट्री में भी नहीं बना पाते। देखो तो सही, ये कितनी गर्म भी है। हाँ जी, अभी तो मेरे पास और भी कपास बचे हैं,
तो कल मैं कुछ और रजाइयाँ बनाऊंगी और फिर उसके बाद इन्हें बेच दूंगी। जो पैसे आएंगे उनसे ललिता बहन का हिसाब चुका दूंगी और उनसे नया कपास ले लूंगी। अगर मेरा ये काम चल पड़ा तो हमें इस गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा जी। सुधा अगले दिन कपास से 2 रजाइयाँ बनाकर तैयार करती है और जब उसके पास 10 रजाई बनकर तैयार हो जाती है तो वो अपने घर के बाहर कुछ चटाई बिछा देती है और उन पर रजाइयों को सजा देती है। उसके बच्चे भी वहाँ पर उसके साथ रजाई बेचने के लिए बैठ जाते हैं। आओ भैया आओ, इस ठंड के मौसम में गरम गरम रजाई खरीद कर जाओ। ज्यादा नहीं, एक रजाई सिर्फ 1000 रुपए। लोग जब देखते